नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अरवत व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम 26 जुलाई को एक नए व्याख्यान के साथ आप सभी के सामने उपस्थित है। ये हमारी यात्रा सभी को बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी जुड़ते हैं, इसलिए आज एक बार बता दे पुनः उसका आवर्तन कर रही हूँ कि ये हमारी यात्रा 21 नवंबर 2015 से शुरू हुई और लगभग 250 लेक्चर्स कोविड से पहले पहले ऑफलाइन रहे और उसके बाद वाले लेक्चर्स है वो ऑनलाइन हमने कोविड की विपदा के कारण करने पड़े। और बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत सारे स्पीकर्स का व्याख्यानकर्ताओं का बहुत अच्छा हमने साथ मिला और जिसके कारण आज हम 461 अनवरत 9वां साल हम आप सभी के सामने ज्ञान यज्ञ में एक नई नई आहुतियों के साथ आज आप सभी के सामने उपस्थित है। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं जैसे प्रत्येक व्याख्यान में आपके सामने आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन परिचय रखती हूँ, इसी तरीके से मैं आज का परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। आज के व्याख्यान करता है डॉक्टर देवेश जयमन। आप एमडी और पीएचडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, मदन मोहन मालविया गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर राजस्थान में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2008 से 2014 तक अपने श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड हॉस्पिटल श्री गंगानगर राजस्थान से आपने पूरी की है। एमडी आपने काय चिकित्सा से किया 2014 से 2017, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर से। पीएचडी आप काय चिकित्सा में है 2018 से 2021, अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 6 साल से ज्यादा है। आपकी एक पुस्तक पब्लिश्ड है काय चिकित्सा दिग्दर्शिका। 10 से ज्यादा पीयर रिव्यू जर्नल आर्टिकल्स आपके प्रकाशित हो चुके हैं और 5 से ज्यादा उसमें नेशनल इंटरनेशनल पेपर सिंपोजियम और सेमिनार में आपने अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया है। 22 पार्टिसिपेंट्स इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। एक आपका पार्टिसिपेशन है वर्कशॉप ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इसी तरीके से सीएमई ट्रेनिंग में भी आपने 6 बार पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे सेमिनार, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और स्टेट लेवल के आपने कुछ कोर्सेज भी किए हैं। मैंने बहुत ब्रीफ में आपका परिचय सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा है। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक स्पीकर के डिटेल सीवी और अपने व्यक्तिगत कैरियर से आप सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए और कहीं ना कहीं हम प्रेरणा लेके अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, अपने आयुर्वेद के लिए कुछ काम करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का बहुत सारों को उद्देश्य पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लिनिकल रिसर्च जो केस है उनका आपके सामने प्रेजेंटेशन स्पेशल रिक्वेस्ट करके टीचर से करवाते हैं कि जिससे आप वर्तमान समय में जो मांग है, नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर। हमारा आयुर्वेद का स्नातकोत्तर छात्र जो है वो इस पदार्पण करे चिकित्सा की दुनिया में और वो नौकरी ढूंढे नहीं मगर दूसरों को नौकरी देने वाला व्यक्ति बने, ऐसी कामना के साथ हम आयुर्वेद का ये मंच आप सभी के साथ में साझा करते हैं। और प्रत्येक स्पीकर के साथ आज के स्पीकर का भी धन्यवाद अग्रिम करती हूँ। और डॉक्टर देवेश को मैं आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर देवेश। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं हेतल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर अपनी नॉलेज शेयर करने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच मैम एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट फॉर इन दिस सेशन। ये आज मैं जो भी आपके बीच में डिस्कस करूंगा तो वो एक केस रिपोर्ट है जो यहाँ पे एनआईए में एक पेशेंट आया था और उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ, वो कितने लेवल पे ठीक हुआ था, ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के बीच में। डॉक्टर देवेश वो पीपीटी हट गई है बेटा।
हाँ मैम, अब आ रही है मैम? हाँ, अब आ गई, आ गई, आ गई। जी मैम। आज का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ दी जलोकाचारण एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ कर्दम विसर्प और एरिसिपेलस। देखो, ये जो पेशेंट हमारे सामने आया था ओपीडी में, एनआईए के अंदर ही आया था। आज से लगभग 7 साल पहले आया था ये पेशेंट, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय यहाँ आया था। तो उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि वो पेशेंट जो था उसकी एज थी 35 साल का था और फीमेल पेशेंट थी। वो हिंदू थी, मैरिड थी, हाउस वाइफ थी और वो रहने वाले थे दिल्ली से रिलेटेड थे वो। परेशानियां उसको सबसे पहले क्या हो रही थी कि पूर जो अपना बॉडी पार्ट होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो उसके अंदर इचिंग थी, बर्निंग सेंसेशन थी, पेन था। और जब हमने जनरल एग्जामिनेशन करके देखे तो उसको इडिमा भी हमने देखा कि वो जो नॉन पिटिंग इडिमा था। फिर वहां पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रहा था। ये सारी प्रॉब्लम उसको 8 साल से थी। साथ में उसको फीवर भी होता रहता था ठंड से। वो भी 8 साल से कभी होता, कभी बंद हो जाता, कभी ठीक रहता, कभी वापस से बढ़ जाता, इस तरह से था। इस इन सब परेशानियों से उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। और लास्ट 4 इयर्स से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होने लग गई थी उसको। उसकी ब्रीफ में हिस्ट्री बताना चाहूंगा आपको मैं कि 35 साल की हिंदू पेशेंट जो थी उसको इचिंग, बर्निंग, ये सारी प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में जो नॉन फिटिंग एडिमा था उसका लेट ऑनसेट था और ये सारी प्रॉब्लम लोअर एक्सट्रीमिटीज में थी। फिर इन सब प्रॉब्लम्स के साथ में वो पेशेंट काय चिकित्सा ओपीडी के अंदर आई थी। फिर शी was suffering from this condition for 8 years. Earlier she attended modern treatment. उसने स्टार्टिंग में 8-10 साल तक खूब मॉडर्न ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट फील नहीं हुआ, इसलिए वो अपने आयुर्वेद के अंदर आई थी। बहुत अच्छा केस है यहाँ पे, इसको बहुत अच्छा आराम मिला। आज भी ये पेशेंट से जब भी बात होती है तो ये मतलब बहुत बेटर फील करती है। फिर उसको हमने एनआईए के अंदर जो आईपीडी वार्ड है वहां पे काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में एडमिट किया था कि यहाँ पे हम कुछ प्रोसीजर वगैरह कर सके। पास्ट हिस्ट्री में कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री उसको नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को ये सारी कोई भी इससे रिलेवेंट हिस्ट्री नहीं थी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी सब नॉर्मल रेगुलर थी। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर एपेटाइट, वो भूख उसको कम लगती थी, डिक्रीज थी। नींद वगैरह, ये पेन, जलन वगैरह जो हो रही थी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। और उसकी बोवेल हैबिट्स जो थी, कॉन्स्टिपेशन था उसको, तो इसलिए क्लियर नहीं था बोवेल। ब्लैडर जो है वो प्रॉपर, ये जो यूरिन मिक्चुरेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी वो क्लियर थी। डाइटरी हैबिट्स के अंदर वो वेजिटेरियन थी, कोई किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं था, ये ना ही किसी ड्रग से या न किसी भी तरह की उसको एलर्जी कंडीशन भी नहीं थी। नेक्स्ट, जनरल एग्जामिनेशन किए थे हमने उसके पेशेंट की जब ओपीडी में आई थी, तो उसकी जनरल अपीयरेंस जो थी वो एवरेज थी। बॉडी बिल्ट था, मीडियम था। पेलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी, ये सब एब्सेंट थे। लेकिन इडिमा या स्वेलिंग उसके अंदर मिल रही थी जो नॉन पिटिंग टाइप का था। पिटिंग, नॉन पिटिंग ऐसे दो इडिमा होते हैं, तो पेशेंट के अंदर जो मिल रहा था वो नॉन पिटिंग इडिमा था। स्किन जो थी वहां की वो मोइस्ट थी, इरिथमेटस रेडनेस थी वहां पे और रेज्ड थी, और इन्फेक्शन जैसी वहां पे लग रही थी, और साथ में वहां पे स्मेल भी आ रही थी वहां पे। हेयर नेल्स ये सब नॉर्मल थे उस पेशेंट के। वाइटल्स के अंदर ब्लड प्रेशर, पल्स रेट नॉर्मल थे, रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल थी, टेम्परेचर फेब्राइल था, वेट, हाइट सब नॉर्मल थे उसके।
फिर हमने आईपीडी वार्ड में उसको एडमिट किया, तो उसके एग्जामिनेशन किए। उस समय 10वीं परीक्षा और 8वीं परीक्षा ये सब की थी। तो 10वीं परीक्षा के अंदर प्रकृति पेशेंट की जो थी वो कफ पित्त प्रकृति थी, और सात्विक थी, रजतम कम था, नॉन वेजिटेरियन नहीं थी। विकृति के अंदर दोष कफ और पित्त डोमिनेंट थे। दुष्य त्वचा, रक्त, मांस, लसिका जो विसर्प या कुष्ठ के अंदर होते हैं वो 4 दुष्य थे। अधिष्ठान त्वचा था पेशेंट का। स्रोतोदुष्टि जो थी वो विमार्गमन टाइप की थी, मतलब पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज में उसको प्रॉब्लम होने लग गई थी। विकृति की हम परीक्षा 7 भाव के आधार पे करते हैं, उनमें से ये फाइंडिंग्स थी। सार, संगनन, प्रमाण ये सब उसके मध्यम थे। सातम में सारे रस उसको सातम में थे। सत्व भी मध्यम था, लेकिन आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति ये अवर थी उसकी। मध्यम अवस्था या युवा अवस्था की थी वो लेडी जो थी। फिर 8वीं परीक्षा भी की थी। नाड़ी जो है 76 पर मिनट रेगुलर थी, पल्स रेट जो हमने चेक की थी। मूत्र के अंदर प्रमाण 500 to 700 ml पर डे था। उसकी आवर्ती जो थी सम्यक थी, और धारा प्राकृत थी, वर्ण प्राकृत था, गंध भी प्राकृत थी, मतलब मूत्र जो था बिल्कुल ठीक था। मल निराम वाली कंडीशन थी। कंसिस्टेंसी जो थी वो सेमी सॉलिड थी, कॉन्स्टिपेटेड थी पेशेंट। वर्ण पीत था, आवर्ती सम्यक थी। जिह्वा अनावृत थी, वर्ण प्राकृत था। शब्द गंभीर शब्द वाली थी। स्पर्श त्वचा स्निग्ध थी। दृष्टि स्वाभाविक थी। आकृति उसकी एपरियंस आकृति जो थी नॉर्मल सम थी। फिर इन सब को देख के हमने उसकी कंडीशन सबको देखा। उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, सारी नॉर्मल थी, उनमें कुछ ऐसे नहीं था, बस हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था। फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया था। उस समय वहाँ पे इचिंग ज़्यादा थी और ब्लैक कलर की पेप्यूल्स जैसी भी हो रही थी। तो वहाँ हमने उस समय ओपीडी में विचर्ची का डायग्नोस बनाया था सबसे पहले। तो फिर उसको और ज़्यादा उसके हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद में विस्फोट ब्लिस्टर हो रहे थे, तो विस्फोट या विसर्प से कोरिलेट किया था। फिर जब हमने उसको आईपीडी में एडमिट किया तो विसर्प जो है उसके सारे लक्षण मिल रहे थे, लेकिन विसर्प जो है वो 7 तरह का होता है। तो 7 में सबसे ज्यादा जो लक्षण मिल रहे थे वो कर्दम विसर्प के मिल रहे थे। अब मैं बताऊंगा अभी आपको लास्ट में कि कर्दम विसर्प में कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे विसर्प के बारे में ये लिखा हुआ है कि विविधम सर्पति, जो बहुत ज्यादा शरीर में बहुत तीव्र गति से फैलता है, या पूरे शरीर में या चारों तरफ से अपने जो एरिया को कवर करता है, वो विसर्प या परिसर्प, ये दोनों आपस में सिमिलर वर्ड होते हैं। अब जो 7 विसर्प होते हैं उनमें कर्दम विसर्प जो होता है उसमें पित्त और कफ इन दोनों की प्रधानता रहती है। पेशेंट जो है इसकी प्रकृति भी ऐसी ही थी। तो इसके जो लक्षण है जैसे हमारे आचार्य ने बताए हैं, चरक ने, तो उनमें से जो लक्षण हमें मिल रहे थे वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे इसकी संप्राप्ति में लिखा है विसर्पति एक देशे तू प्रक्लेदयति देहिनम, मतलब उस पेशेंट के अंदर वहां पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे क्लेद जैसा स्राव हो रहा था, मतलब दुर्गंध आ रही थी। ये भी इसका सिम्टम्स है। एक शीत ज्वर अभी आपको बताया था कि फीवर था कोल्ड के साथ में। दाहा भी थी, बर्निंग सेंसेशन। अंग औषधन ये भी हमें मिला था, डिएबिलिटी थी बॉडी के अंदर। फिर पेशेंट को प्रायस्य आमाशय, कफ और पित्त दोनों का स्थान आमाशय होता है, तो इस कर्दम विसर्प का जो उद्भव स्थान होता है वो आमाशय समुत्र व्याधि समझ सकते हैं। फिर मेचक आभ है, वहां की जो त्वचा या स्किन का कलर था वो ब्लैक कलर का था, अंजन के जैसा था। वेदना लिखी हुई है, वेदना भी थी वहां पे हमें भी मिली थी। सुवयथुमान शोथ नॉन पिटिंग एडिमा टाइप का था। गंभीर पाक, अंदर से सड़ने लग गया था जो उसका पैर था, एंकल जॉइंट के पास से जो थोड़ा सा ऊपर लगभग 2-3 अंगुल तक इतना पार्ट जो था वो सड़ने लग गया था उसका। उसमें से स्राव नहीं हो रहा था लेकिन क्लेद जैसा हो रहा था। ये सबसे ज्यादा हमें तब पता चला जब हम उसका
जलों चारण कर रहे थे, लीच थेरेपी कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम आई थी कि वहां पे जलों का जो है वो भी ब्लड सक नहीं कर रही थी, क्योंकि वहां उसका जो मांस था वो पूरा सड़ गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही थी लीच को लगाने में वहां पे। और हमारे यहाँ सिम्टम्स में भी लिखा हुआ है, स्विन्न क्लिन्न पूती मांस त्वक, जो त्वचा है वो स्विन्न थी, स्वेद जैसा था, क्लेद जैसा था, और वहां का मांस जो है वो सड़ने लग गया था। फिर परामृष्टो अवदीर्यते, दबा रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब गड्ढा जैसा हो रहा था उस जगह पे, सड़ने जैसा, और टच भी नहीं कर पा रहे थे, ग्लव्स से लगा के उसका हम एग्जामिनेशन कर रहे थे। इसके बाद शिराई स्नायु संदंसी, उसके अंदर की जो स्नायु टेंडेंस वगैरह वो भी वहां पे नजर आ रहे थे, जहां पे ब्लिस्टर बने हुए थे उस जगह पे। कुणप गंधी, मतलब सड़े हुए मुर्दे जैसी उसमें से गंध आ रही थी पेशेंट के अंदर से। जैसे फर्स्ट में हमारे पास में वो जब पेशेंट आया था वो दिखाना चाहिए, ये देखो फर्स्ट इमेज देखना, 0 डे पे ऐसी कंडीशन थी उस पेशेंट की। अभी जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो सारे इसके अंदर मिल रहे हैं। ब्लिस्टर भी बन रहे थे, जो स्किन है वो मेचक जैसी भी हो रखी है, क्लेद भी निकल रहा था यहाँ पे, दुर्गंध तो एग्जैक्ट सड़े हुए मुर्दे जैसी आ रही थी उसके अंदर। ये सारा इम्प्रूवमेंट है, ये अभी डिस्कस करूंगा आप सबसे। तो ये सब जो सोच के हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट के अंदर जो प्लान किया था उसमें एवी पत्ती कर चून लिया था, इसको रस माणिक्य के साथ में मिलाया था, 2 ग्राम मात्रा में एवी पत्ती कर चून लिया था, रस माणिक्य 100 mg लिया था। चौपचनी चूर्ण इसकी मात्रा थी 2 ग्राम थी, और इनको पंचतिक्त घृत के साथ में मिला के दिया था। अभी जो हम सब जानते हैं एवी पत्ती कर चूर्ण होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये पित्त का समन करने की प्रॉपर्टी हो रही है, और विसर्प जो होता है इस डिजीज के अंदर दाह सबसे ज्यादा होती है, तो इसके अंदर पित्त डोमिनेंसी रहती है, तो इसने पित्त को भी शांत किया। रसमाणिक्य जो होता है इसके अंदर हम बनाते हैं तो अभ्रक भस्म होती है, उसको हड़ताल अभ्रक पत्र के बीच में हड़ताल को रखते हैं तो रसमाणिक्य बनता है। हड़ताल में शुद्ध गंधक भी होता है, तो वो वहां पे जरण पाचन ये सारे काम करता है। चौपचीनी चूर्ण जो होता है ये अच्छा ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, वात समन का काम करता है, रक्त शोधन का काम करता है, तो वात जो पेन वगैरह हो रहा था उसमें भी आराम मिलता है इससे। और दूसरा जो स्किन डिजीज हो रही है, रक्त दुष्टि हो रही थी, उसको भी इसने ठीक किया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं विसर्ग का जो सिद्धांत है उसमें ये सारी मेडिसिन एकदम से फिट बैठती है। ये समन चिकित्सा, एक तो ये कॉम्बिनेशन यूज लिया था, दूसरा केसुर गुगुलू, इसकी 2-2 गोली दी थी पेशेंट को, और पंचतिक्त घृत गुगुलू इसकी भी 2-2 टेबलेट साथ में दी थी, और महामंजिष्ठादि क्वाथ साथ में लिया था। फिर भोजन के बाद में उसको आरोग्य वर्धनी वटी दी थी, स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए दी थी, फिर स्टार्टिंग में 15 डेज दी, फिर इसको गैप दिया, फिर वापस से स्टार्ट की थी, क्योंकि इसके अंदर ताम्र वसम वगैरह पड़ी रहती है, इसलिए ज़्यादा इसका यूज नहीं लेते हैं। ये बस ये सोच के दी थी इसमें कुटकी भी पड़ा रहता है, और जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या संतर्पण जन्य व्याधियां होती है, कुष्ठ विसर्प जो भी है सब संतर्पण जन्य व्याधि है, तो इनके अंदर हम आरोग्य वर्धनी वटी को प्रयोग में ले सकते हैं। साथ में अब वो पेशेंट को जलोकावचरण लीच थेरेपी भी स्टार्ट की थी, और वहां पे दुर्गंध हो रही थी, तो वहां प्रक्षालन के लिए पंचवल्कल का क्वाथ काम में लिया था। पहले उसे साफ करते थे, और जात्यादि तेल भी बाद में लगाते थे। जात्यादि तेल जो है इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो जलोकावचरण जो किया था हमने 8 टाइम किया था, 8 सिटिंग की थी इसकी, 7-7 दिन पे करते थे आईपीडी के अंदर। लेकिन सब अब देखने में तो बहुत ईजी लगता है कि लीच लिया और लगा दिया वहां पे, लेकिन इस पेशेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि लीच जो है वो लगी नहीं पा रही थी, क्योंकि लीच वहीं पे लगेगी जहां पे रक्त बाहर निकलता है, तो यहाँ
कोई भी रक्त में दूषित रक्त बाहर ही नहीं आ रहा था। जहां पे भी प्रिक कर रहे थे बस पस जैसा लिक्विड बाहर आ रहा था। वहां पे सारा जो उसका ब्लड है वो एक तरह से पस में कन्वर्ट हो गया था। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ पार्ट मिले जहां पे इसको लगा सके हम, तो वहां पे ये लीच लगाई थी। उसको डाइट के अंदर सौर, फर्मेंटेड, नॉन वेजिटेरियन डाइट या विरुद्ध आहार ये सब हमने अवॉइड करने के लिए कहा था। फॉलो अप पे उसको पहले तो हमने क्या किया था कि उसको 15-15 दिन पे ये सारी 15 दिन के लिए मेडिसिन दी थी, लीच थेरेपी जो की थी। तो इसमें पेशेंट वार इसको मॉनिटर किया था, 6 मंथ पे वापस से बाद में बुलाया था, तब तक ये लगभग पूरा ठीक हो गया था। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट द लीजन्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू हील आफ्टर 15 डेज। ये टेबल के अंदर हम देखेंगे, अभी बताई थी मैंने आपको कि 15 दिन के अंदर ये हील होने लग गए थे। आफ्टर 2 मंथ द स्किन बिकेम नॉर्मल, कलर स्टार्टेड टू अपीयर इन द अफेक्टेड एरिया। वहां का जो एरिया था वो पहले जैसा होने लग गया था। फिर रूल आउट के लिए, टॉक्सिसिटी को रूल आउट करने के लिए सीबीसी, ईएसआर, एलएफटी, आरएफटी ये सब कराए थे, जो सब नॉर्मल लिमिट के अंदर थे। ये इसका पेशेंट का जो ट्रीटमेंट था या जो हमारे पास में आया था वो सब टाइमलाइन है इसका, कि इसको पहले ही 2010 में इस पेशेंट को जब प्रॉब्लम हुई थी तो इसने मॉडर्न वाली मेडिसिन ली थी। उस समय ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पेन ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर 2010 से 2018 तक ये प्रॉब्लम और बढ़ती गई थी। फिर 2018 के 2018 के अंदर ये हमारे पास में आई थी और उस समय हमने ये इसको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था। और 2019 के अंदर तो ये पेशेंट है, ये कम्प्लीटली इसको रिलीफ मिल गया था और बस इसने सारे पत्ते को ध्यान किया था। एक इसके साथ में और प्रॉब्लम आई थी, मैं वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखो फर्स्ट डे पे इसके जो लीजन थे ये देखने में ही बहुत ऐसे डर सा लग रहा था कि यार ऐसा पेशेंट है, इसको कैसे ठीक करेंगे। लेकिन जब मैं ओपीडी में उस समय पीएचडी कर रहा था, मीना एचएमएल मीना सर के अंडर मैंने पीएचडी की, तो सर ने कहा कि इस पेशेंट को देखना है और इसको लास्ट तक फॉलो करते रहना है, अपन को इसे ठीक करना है। तो फिर इसको पूरा हमने, आज भी ये केस जो है मतलब दिलो दिमाग में ऐसे बैठा रहता है कि पेशेंट मतलब वो इतना खुश हुआ था, बहुत अच्छा लगा उसको। देखो आप भी देखो 15 दिन पे इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा। 30 डेज के अंदर ये जो भी इसके लीजन्स थे ये सारे हील हो गए थे सारे। 45 डेज पे और इसमें पहले के कंपेयर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। और 60 डेज पे तो जैसे नॉर्मल स्किन होती है वो हो गई थी इस पेशेंट की। ये लीच थेरेपी करते टाइम ये जो लीच लगाई थी इसकी भी एक इमेज है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखो हमें जब भी कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो कौन सा सिद्धांत फॉलो करना चाहिए विसर्प के अंदर, तो वो सब बातें यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो दोष था, पित्त तो रहता है लेकिन उसके साथ में कफ का अनुबंध था। तो जब कफ, आम दोष कफ के स्थान में चल जाए, कफ स्थान गते सामे तिक्ता नाम च सेवनम, ऐसी कंडीशन में तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पंचतिक्त घृत गुगुलू ये काम में लिया। दूसरा पंचतिक्त घृत गुगुलू तो लिया ही, साथ में पंचतिक्त घृत भी काम में लिया था। आरोग्य वर्धनी वटी जो थी उसमें 50% कुटकी होती है और ये भी तिक्त मेडिसिन होती है। तो ये सारे कफ को शांत करने में अच्छे थे और पित्त को भी शांत करने में अच्छे हैं। दूसरा, अगर पित्त को हम सोच के इसको ट्रीट करते हैं कि पित्त स्थान गते सामे, आम दोष पित्त के स्थान में चल जाए, तो उस कंडीशन में रक्त मोक्षण और विरेचन ये 2 बेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन अगर अभी आप पूछो कि आपने सर ये विरेचन क्यों नहीं कराया इस पेशेंट को, ये रक्त मोक्षण ही क्यों कराया, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। कभी भी पेशेंट जो हमारे पास में आए, अगर हमें उसका
दोषानुबंध नहीं पता है तो उसमें डायरेक्ट हमें ऐसे विरेचन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में देखो क्या लिखा है, रक्त पित्तान वये अपि आदौ स्नेहिनम न हितम मतम। अगर कोई भी विसर्प के अंदर रक्त और पित्त का अनुबंध हो जाए, और विसर्प के अंदर जनरली पित्त का अनुबंध तो होता है, तो लिखा है आदौ स्नेहनम हितम न हितम, आदि में स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अब हम अगर मान लो इसको विरेचन कराते तो पहले 3 से 7 दिन उसके बल को देखते हुए इसमें स्नेहपान भी कराना पड़ता। स्नेहपान अगर हम कराते तो इसके दोष उत्क्लेशित होने का चांस रहता, और वो एक बार ये पेशेंट को हमने 1 साल बाद वापस से बुलाया था कि अब शरद ऋतु आई है और शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं, लेकिन उस समय इस अनुबंध को नहीं सोचा था, तो एक कॉम्प्लिकेशन भी मिला था, अभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है न घृतम बहुदोषाय तेयम यत्न विरेचियेत। अगर विरेचन करा रहे हैं हम और उससे पहले अगर घृतपान कराएंगे तो ऐसा कोई भी घृत यूज में नहीं लेना चाहिए जो विरेचक नहीं हो। मतलब महातिक्त घृत जैसे होते हैं ऐसे विरेचक घृत, इंदुकांत घृत, ऐसे घृत का प्रयोग करना चाहिए हमें। विसर्ग के लिए इतनी अच्छी बात लिखी है कि एक तस्तानी सर्वाणी रक्त मोक्षणम एकते, सारी चिकित्साएं एक तरफ और रक्त मोक्षण एक तरफ। मतलब सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है विसर्ग का वो रक्त मोक्षण होता है। यही सोच के हमने सबसे पहले इसका रक्त मोक्षण कराया था। कफ पित्त समन चिकित्सा करनी चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नजर आ ही रहा है। जो भी ये मेडिसिन यूज में ली थी सारी कफ पित्त सामक प्रॉपर्टी की थी वो सारी मेडिसिन। अब इसके अंदर डिस्कशन के अंदर एविपत्तिकर चूर्ण, रसमाणिक्य, चौपचीनी चूर्ण जो यूज में लिए थे, पंचतिक्त घृत, गुग्गुलू साथ में लिया था, ये सब दीपन प्रॉपर्टी के थे। और इन्होंने जो मंदग्नि वाली कंडीशन हुई थी उसको भूख नहीं लग रही थी। जितने भी सारे रोग होते हैं सारे मंदग्नि से होते हैं, तो हमको हर डिजीज के अंदर अग्नि का जो स्टेटस है वो तो सबसे पहले देखते हुए चलना चाहिए। क्योंकि अगर इनके बारे में देखिए तो वाग्भट में भी लिखा हुआ है कि रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नौ, या रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीरण धारणै। तो जो भी रोग उत्पन्न होंगे सारे या तो अधारणीय वेगों के धारण से होते हैं या मंद अग्नि से होते हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर हम विसर्ग की बात करें तो ये छर्दी वेग धारण से होता है, अगर अधारणीय वेग की बात करते हैं तो पुष्ट विसर्प ये सब छर्दी वेग धारण से होते हैं। तो लेकिन ऐसी कोई उसके अंदर हिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन मंद अग्नि वाली कंडीशन तो थी उसके अंदर। और ये सब पित्त सामक, रक्त शोधक और वात सामक प्रॉपर्टी के थे। These medicines also have पाचन गुण and स्रोतोशोधक property. Due to these effects, it helps in absorption of nutrition to blood and excretion the waste product. मतलब वहां पे जो दुर्गंध वगैरह आ रही थी और ब्लड जो है इम्प्योर था उसको ठीक करने में हेल्पफुल थी ये सब। केशोर गुग्गुलू, पंचतिक्त घृत गुग्गुलू, जब इसको हमने महामंजिष्ठ आदि क्वाद के साथ काम में लिया था तो इसने त्रिदोष समन का काम किया, मेनली वात दोष को शांत किया, शोथ इन्फ्लामेशन को भी ठीक किया इसने। फिर केसर गुग्गुलू के अंदर नींब वगैरह पड़ा रहता है, तो नीम जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की होती है और तिक्त होती है, तो तिक्त द्रव्यों का प्रयोग अपने सिद्धांत में लिखा हुआ ही है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट कर्दम विसर्प जो है इसमें कफ पित्त दोनों की डोमिनेंसी होती है, रक्त व स्रोतस की दृष्टि होती है। जलोकावचारण ब्लड लेटिंग थेरेपी जो थी मोस्ट इफेक्टिव फॉर करेक्ट दिस मोर्बिडिटी। लीच थेरेपी इज कंसिडर्ड एज द आइडियल मेथड ऑफ एक्सपेल आउट द विटिएटेड ब्लड सेफली, क्विकली एंड इफेक्टिवली इन नारी एंड सुकुमार। जब जलोकावचारण पढ़ते हैं तो उसके लिए ऐसे लिखा गया है परम सुकुमारो अयम। तो जो नारी हो, बालक हो, भीरू हो, दुर्बल जो भी है उनके लिए जो जलोकावचारण है उसको हम करा सकते हैं, सेफ रहता है। इसलिए सबसे पहले सोच के वो फीमेल पेशेंट थी तो विरेचन ये ना करा के हमने ये जलोकावचारण कराया, जो कुछ हद तक बहुत ठीक भी था। जलोकावचारण रिमूव्स
deeply seated toxins by letting out blood, clearing रक्तवय स्रोतस and pacifying irritated vados and helps in रक्त धातु शोधन. Responsible for various therapeutic benefits like anti-inflammatory, anesthetic, thrombolytic, vasodilator, and anti-edematous property, bacteriostatic property, blood and lymph circulation. इसको इसने प्योर किया था. पंचवल्कल क्वाथ ये व्रण रोपण का काम करता है, शोथहर होता है, ग्राही विसर्पहर होता है. इससे प्रक्षालन करने से वहां पे जो दुर्गंध हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा था, वो ठीक हुआ. ड्रेसिंग ऑफ वुंड वार्डन विद जात्यादि तेल, इससे ड्रेसिंग करते थे. फॉर्मुलेशन विच हैज गुड शोधन एंड रोपण प्रॉपर्टी. निम्ब बार्क एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी. थैंक यू. अभी जैसे मैंने हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी. हाँ, कुछ कंटिन्यू करिए. तो जो ये पेशेंट आया था हमारे पास में, तो ये इस तरह से ट्रीटमेंट किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया था. लेकिन क्या ये जो स्किन डिजीज होती है तो ये इतने एक बार में तो ठीक नहीं होती. जैसे ही सीजन चेंज होता है तो थोड़ी एग्रीवेट होती है. तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उसको थोड़ी सी वहां पे स्मॉल पेप्यूल्स उत्पन्न होने लग गई थी, छोटी छोटी फुंसियां होने लग गई थी उस पेशेंट के अंदर. तो उसने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़े इससे पहले मैं वापस से इसको दिखा लूं. तो वो वापस से आई थी, उसके हस्बैंड दोनों साथ में आए थे. तो फिर उस समय क्या हुआ, तो शरद ऋतु चल रही थी, तो हमने सोचा कि अब इसका विरेचन कराते हैं. तो उस समय जैसे ये सिद्धांत है, उस समय हमसे एक गलती हो गई थी, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. कि जैसे अभी इसका सिद्धांत है इस पेशेंट का, इसमें लिखा हुआ है कि रक्त मोक्षण और विरेचन दोनों ठीक होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं ऋतु अनुसार अगर हम काम मिले तो. लेकिन वहां पे क्या हुआ था कि जैसे उसको स्नेहपान कराया, तो स्नेहपान में पेशेंट ने बताया कि बोवेल क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है उसको. तो कॉन्स्टिपेशन है तो हमने उसमें स्नेहपान के लिए वो 40 ml से स्टार्ट कर दिया था. 30 ml से करते हैं, तो सोचा कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, रुक्षता बड़ी हुई है इसके अंदर, तो स्नेहपान जो है 40 ml से स्टार्ट किया. उस समय मेरे माइंड में वो बात आई थी, जब हम चरक सूत्र स्थान में स्नेहन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो स्नेहपान में जो मात्रा बताई है, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा, ह्रस्व मात्रा, तो वहां पे विसर्प जो है उसके अंदर उत्तम मात्रा काम में लेने के लिए कहा है. तो वही सोच के यहाँ का सिद्धांत याद नहीं आया था, उस समय सोचा भी नहीं था, तो वहां पे उत्तम मात्रा काम में ले ली थी. अब अगले दिन पेशेंट ने कॉल किया कि वो, उसने बताया कि एडमिट था कि सर मेरे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वहां पे पूजिंग होने लग गई, मतलब स्राव होने लग गया बहुत ज्यादा वहां पे, जहां जहां उसके पहले लीजन्स हुए थे. तो फिर एकदम से सोचने में आया कि यार ऐसा कैसे हो गया. तो फिर उस पेशेंट वो जब जाके देखा, फिर वापस से स्टडी की थी. तो जो ये थर्ड लाइन है ना, ये अभी मैंने आपको बताई थी, ये हमें सोचना चाहिए. रक्त पित्तान अवे अपि आदौ स्नेहिनम न हितम मतम. मतलब वहां पे ये नहीं सोच पाया मैं जल्दबाजी में कि इसमें रक्त पित्त का अनुबंध तो था, कफज व्याधि है, कफ है इसके अंदर, गर्दन विसर्प के अंदर जो क्लेद हो रहा है वो कफ और पित्त की वजह से ही हो रहा है, और रक्त व स्रोतस की दुष्टि हो रही है यहाँ पे. तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें सोचनी चाहिए कि आदि में स्नेहन नहीं कराना चाहिए. लेकिन वहां पे पेशेंट में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो स्नेहपान कराया था वो महातिक्त ग्रत कराया था, उसको महातिक्त ग्रत से स्नेहपान कराया, जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है न घृतम बहु दोषाय देयम यत्न व्रेचित. तो हमें ऐसा स्नेहपान यूज में लेना चाहिए, स्नेह घृत काम में लेना चाहिए जो विरेचक हो. बिना कोई विरेचक घृत हमें कभी भी इसमें काम में नहीं लेना चाहिए.
फिर उस पेशेंट के अंदर फिर तो उसको हमने कंट्रोल कर लिया था। तो ये चीज हमें विसर्प का जब भी ट्रीट करें तो उस समय ध्यान में रखना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि विसर्प में स्नेह की उत्तम मात्रा सूत्र स्थान में दी हुई है, लेकिन वही बात सोच के हम चिकित्सा स्थान के अंदर उस बात को नहीं पढ़े और डायरेक्ट कोई ऐसा पेशेंट आ जाए हमारे सामने और हम उसको विरेचन कराते समय ज्यादा मात्रा यूज में ले लें। तो इसका सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को अपनी अपनी जहाँ जहाँ भी हम औषध योजना करते हैं तो वहाँ वहाँ मुझे लगता है ये बहुत अच्छी तरीके से उनको फायदेमंद रहेगा कि हमें किस तरीके से और कहाँ कहाँ शास्त्रीय संदर्भों के एक्सप्लेनेशन के साथ उसको यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बड़ा पथ प्रदर्शक था कि हम जी बहुत बार इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। हाँ और मैम। एक केस को बहुत डिटेल स्टडी में और खासकर क्रॉनिक जहाँ है, जीर्ण है ना? जी मैम। तो ये बहुत अच्छा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ये उपयोगी होगा। मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है और कोई पार्टिसिपेंट है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास कुछ समय है। डॉक्टर साहब, और कोई केस एक करना हो तो हम 1 घंटे तक पठन पाठन करते हैं। तो आप और भी कुछ केसेस है दूसरे रोग से जो आपको लगा हो कि ये विस्मयकारी रहा और बच्चों के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी मैम। और पार्टिसिपेंट्स में से भी कोई अगर बताना चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर है ना, बहुत सारे समय से हम सभी जुड़ रहे हैं। तो किस तरीके से किसी भी स्पीकर का कहा हुआ कोई सेंटेंस जो कि आचार्यों ने ही बताया है ना, मगर वो फिर से स्पीकर के द्वारा उसके ऊपर प्रकाश, है ना, जैसे टॉर्च का लाइट जाती है ना, तो हाँ टॉर्च जी लाइट मैम। डालते ही वो दिखता है अपने को, अरे हाँ हाँ ये ऑब्जेक्ट तो यही था, 1 फुट के अंदर ही नजदीक था। तो ऐसा कुछ अनुभव रहा हो आपका हाँ तो मैम। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर सविता जी ने एक प्रश्न चैट बॉक्स में लिखा है, डॉक्टर सविता कोलन जी, सर रक्त मोक्षण के लिए सीरा वेद भी कर सकते हैं या जलों का ही ले? यहाँ शिरावेदन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अगर सुश्रुत के अंदर पढ़ते हैं तो रक्त मोक्षण के सिद्धांत बताएं कि किस कंडीशन में प्रक्षालन करना चाहिए, कब शिरावेदन करना चाहिए, किस जगह पे श्रृंग, अलाबू और जलोका को यूज में लेना चाहिए। तो जब सारे शरीर में रक्त दुष्टि होने लग जाए तो उस समय शिरावेदन करना चाहिए। और जलों का उच्चारण के लिए लिखा हुआ है कि जब अवगाढ़ रक्त होता है या रक्त दृष्टि डीपली होती है, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम से गंभीर अवस्था में रहती है, तो वहां पे हमें जलों का उच्चारण का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि और हाँ, एक प्रश्न और आ चुका है। डॉक्टर साहब, आप वहाँ चैट बॉक्स में से पढ़ के ले पाएंगे? जी मैम, अभी देखिए। हाँ जी, देखिए। डॉक्टर उषा ने क्वेश्चन किया है कि हाउ टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर गर्भपान सिंस इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो स्नेहपान है उसका जो टाइम है वो तो ऋतु अनुसार या बल के अनुसार, वो वहाँ पे जब हम स्नेहन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर बताया है कि इसकी जो मात्रा होती है, मिनिमम जो डोज होती है, वो हम जैसे अपने एक्सपीरियंस ऐसे तो बताया नहीं कि कितनी ml मात्रा लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे बताते हैं कि 6 घंटे में जो पच जाती है, फिर 12 घंटे में या 24 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाती है, वो मात्रा यूज में लेनी चाहिए। तो अब ये हम हमारे जैसे एक्सपीरियंस के आधार पे या पेशेंट का जो बल देख के उस हिसाब से इसके डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर सेफ अगर हम डोज इसकी मानते हैं तो 25 ml से स्टार्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी अगर युवा अवस्था वाला पेशेंट हमारे सामने आए तो। जी डॉक्टर साहब,
विरेचक ग्रंथ कौन कौन से? जी जी, विरेचक ग्रंथ जैसे कौन कौन पंच से हैं? पंच आर्कवध, महातिक्तक के अलावा? महातिक्त ग्रंथ हो गया, पंचतिक्त ग्रंथ है, ये भी जिसमें तिक्त औषधियाँ पड़ी रहती है, सब स्रोत शुद्धि का काम करेंगे। इंदुकांत ग्रंथ है, इसको हम काम में ले सकते हैं, ये भी विरेचक ही होता है। इंदुकांत ग्रंथ, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी डॉक्टर साहब। और कोई कड़वा ना पी सके तो सादा घी भी डॉक्टर साहब ले सकते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पे अक्ष स्नेहपान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं अक्ष स्नेहपान से ये और ज्यादा एक्टिवेट वो एग्रीवेट होती है। ओके डॉक्टर साहब। और इतना तिक्त घी कृत पेशेंट पी लेते हैं? हाँ, पी सकते हैं मैम, जो स्किन डिजीज वाले पेशेंट होते हैं तो वो तो सब ये लेते ही हैं, पंचतीर्थ वगैरह सब। हाँ, क्योंकि मैं तो खुद नहीं पी सकती, तो मुझे डर लगता है कि मरीज पिएगा कि नहीं। पेशेंट वो पहले से कन्वेंस करते हैं तो वो ले लेते हैं। जी 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 जी, क्योंकि मैंने बहुत सारी औषधियाँ स्वयं खाई हुई है पहले, पेशेंट को देने से पहले। हाँ मैम। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसे है कि मैं ही नहीं पी पाती, अलग में से हिम्मत सी नहीं होती। तो हो हम्म। सकता है कि चलो पुरुषम पुरुषम भिक्षा, हो सकता है कि उस व्यक्ति को काउंसलिंग के बाद अच्छा रहता हो। डॉक्टर उज्ज्वला, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी। सर मैम, आज भी मैंने 15 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो मेरा पहला का शुरू का चला गया। मैं अभी रिकॉर्ड तो करूंगी बेटा, है ना? हाँ मैम, मैं देख लूंगी। क्योंकि जब कहीं कुछ व्यस्तता थी ना, अभी 2-3 लेक्चर पहले, तो मुझे कुछ पार्टिसिपेंट जिनके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप पे डालते हैं, मैम अपलोड, है ना? तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, मैं थोड़ी चुपती रहती हूँ। और वो एक स्टूडेंट ने हेल्प की थी, डॉक्टर अनिल, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम मौलिक सिद्धांत। तो फिर मैंने उनसे लेके अभी किया है, मगर बस वही व्यस्तता के चलते मैं तुरंत नहीं कर पाई। मगर अच्छा लगता है कि आप सभी उससे अपना जैसे कि भी नियमित एक डोज चाहिए, तो अच्छा लगता है ना? ओवर टू यू डॉक्टर उज्ज्वला। मैम, तो मेरी एक केस है। रिसेंटली अभी मैंने ट्रीट किया था एक पेशेंट को। बिसर्प ही था, मतलब उसको पूरा जो हमारा पेट का एरिया है ना, राइट साइड पूरा भरा हुआ था, लेफ्ट बैक तक। और उन्होंने 7 दिन के एलोपैथी मेडिसिन ली थी, असाइक्लोविर 1000 mg पर डे से। और बाकी भी टिग्रिटॉल ऐसे था, तो 7 दिन में कुछ भी कम नहीं हुआ। और वो पहले से ही क्रॉन्स डिसीज की पेशेंट है वो, मतलब 15 साल से वो पेशेंट। तो मैंने उनको बोला था कि ये बहुत रिस्की केस है, क्योंकि जैसे कि मुझे लगा जैसे क्रॉन्स डिसीज में उसके जब मैंने स्कैन रिपोर्ट देखे, पूरा जो सीटी स्कैन, तो उसके अंदर भी कोलॉन में अल्सर्स थे। और जेजुनम में ऊपर भी अल्सर्स थे, गैस्ट्रिक अल्सर भी थे। तो मुझे बहुत डर लगा था कि अभी एक केस करना चाहिए या नहीं। तो फिर भी मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस तो मैंने कभी नहीं किया था। तो पेशेंट को बहुत दाह थी और वेदना थी। तो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा कि शुरू में वही सर ने जैसे बोला कि घृत का यूज नहीं करना है इस केस में, क्योंकि पूरा जो विसर्प है वो क्लेद प्रधान ही व्याधि रहता है। तो मैंने स्टार्टिंग में उसको जैसे जो शोषण करने वाले द्रव्य है, और चरक में जो दाह प्रशमन, और उसको कंडू भी था, तो उसमें से कंडुघ्न द्रव्य जो कि शीत है, तिक्त है, शोषण करने वाले हैं, ऐसे प्रयोग किया था। तो अदाह प्रशमन में गिरीज जो आता है, गिरीज पांचभौतिक का, तो वो यूज किया था मैंने। उसमें यष्टि, खदीर, खदीर भी कैसे है ना, जो विस्फोट जैसे रहते हैं ना, पूरा पानी भरा हुआ जो फफोले रहते हैं, तो उसमें खदीर हम जब यूज करते हैं तो पूरा शोषण करके वो दूसरे ही दिन वो जो ब्लिस्टर्स है ना वो फूट जाते हैं, खदीर का यूज करने से। तो मैंने उसको गिरी, यष्टि, खदीर, चंदन, उशीर, मुस्ता, जो कि षडंग पानी में से जो शुंठी निकाल के वो यूज किया था, और रक्त पित्त के जो द्रव्य है ऐसे मैंने मिक्स करके दिया था, और प्रवाल पंचामृत दिया था, क्योंकि पेशेंट बोली मुझे बहुत ही गैस हो रहे हैं। तो सेफेस्ट जो रक्त था, जो दुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत है, वो मैंने दिया था पेशेंट को। और मैंने विरेचन का इतना नहीं विचार किया, तब सिर्फ मैंने आरग्वद ऐड किया था, जो पाउडर है। कोई भी गर्म औषधि नहीं यूज करना था, वो मुझे सोचकर ही दिया मैंने 15 दिन के लिए। तो 15 दिन में बहुत फर्क हो गया था। फिर नेक्स्ट मैंने पेशेंट को बहुत चक्कर आते थे, और पहले ही पेशेंट को है ना उल्टियाँ होने से उसको और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। और हमेशा पेशेंट जो उसको गैस्ट्राइटिक का, क्रॉन्स का जब अटैक आता है ना, तो उसको 20 से 25 बार उल्टियाँ होती है। तो वहाँ पे भी छर्दी है ना,
तो छर्दी भी वो अग्निमांद्य जनित ही व्याधि है, मतलब पूरा क्लेद ही है पेशेंट के इसमें। तो वही फिर से मैंने उसमें फिर तब नेक्स्ट टाइम मैंने खदीर निकाल दिया था, जब उसके पूरे ब्लिस्टर फूट गए थे तब। फिर मैंने शतावरी कल्प ऐड किया कि पेशेंट अभी अग्नि थोड़ा सा बढ़ गया था, तो शतावरी कल्प की चक्कर आ रहे थे, वो चल भी नहीं पा रही थी, तो शतावरी कल्प ऐड किया था। फिर नेक्स्ट विजिट में मैंने उसको गुडुची सत्व गोदंती भस्म ऐसे ऐड किया, और पेशेंट बोली कि मैं तिक्त कोई भी घृत नहीं लूंगी। तो मैंने बोला आपको तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो एक महातिक्त घृत के कैप्सूल्स आते हैं, आवर्ती कैप्सूल्स, सप्तावर्ती कैप्सूल्स आते हैं। तो मैंने वो उनको लिख के दिए। मैंने बोला मुझे नहीं पता है कितना असर करेगा, क्योंकि घृत जितना आप लोगे जैसे सामावस्था जाने के बाद वो अच्छा काम करेगा ज्यादा। तो वो बोले नहीं, मैं कड़वा तो ले ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने ये तिक्त घृत के कैप्सूल सप्तावर्ती वो दिए थे। और कामदुधा, जो मौक्तिक कामदुधा है ना, वो मैंने दिया था पेशेंट को। तो पेशेंट का 1 मंथ में पूरा हील हो गया था। पर अभी पेशेंट को एक प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको वो जलन है ना, वो जा ही नहीं रही, और पेशेंट जलाकावचरण के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो अभी अभी वो कम नहीं हो रहा है, इसके लिए पेशेंट 2 महीने के बाद रेडी हुई है। तो मुझे सर पूछना था कि रक्तमोक्षण उस पेशेंट में कितनी बार करना पड़ेगा, और अभी 2 महीने हो चुके हैं, तो जितने हम बहुत क्रॉनिक हो जाता है ना, तो क्या वो असर करेगा अभी, ये मुझे पूछना था सर। उज्ज्वला जी, अभी जैसे आपने बताया बहुत अच्छा केस है ये भी, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया लगभग वैसा ही है। तो इसमें बाकी तो सब ठीक है, लेकिन रक्त मोक्षण अगर हम कराए तो इनिशियली 4 सिटिंग तो करनी चाहिए हमें उस, और ये अब जो टाइम चल रहा है तो ये रक्त मोक्षण के लिए अच्छा टाइम है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, और शरद ऋतु अब आने वाली है, उसमें पित्त का प्रकोप होगा, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। साथ में इसको एविपत्तिकर चूर्ण ये भी आप ऐड कर सकती हो, जो उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है उसमें अच्छा रिलीफ मिलेगा। सर रक्तमोक्षण करना है कि जलव का उच्चारण करना है? नहीं, जलों का ये अभी पेशेंट में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लीजन जो है वो कितने एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं? सर पूरा उसका राइट साइड का फुल एरिया कवर है, लाइक फुल एक हाथ भर के उसका पूरा भरा हुआ था। अभी तो तो इस वो कुछ। जलों का उच्चारण ही करो इसमें आप। ओके सर, ठीक है। तो जल का उच्चारण हमें कितनी बार करना चाहिए? 4 सिटिंग है ना, 7 7 डेज पे। सात सा मतलब एक वीक में एक बार? हाँ, वीकली करना है। ओके, धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उज्ज्वला और डॉक्टर देवेश जी। इस सलाह देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ज्ञान ज्ञान दे के ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो भी सादर आमंत्रित है। और एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर देती हूँ, जो मैं इस विषय से रिलेटेड तो नहीं है, मैं समझती हूँ कि हमें अपनी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं जो आपके पेशेंट का रोग है उसके साथ हम आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों को इनकॉर्पोरेट करके मिला के सम्मिलित करके अगर आगे बढ़ा पाते हैं, तो भी कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ना। कि जैसे बहुत छोटी सी बात है कि खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद में पानी नहीं पीना, है ना। तो हम मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा कि हम छोटी छोटी बातें जब भी मौका मिले, जैसे हमारे पास हो सकता है कि पहले पेशेंट जो पहले विजिट में आई तो बहुत ही ओपीडी थी, है ना, बिल्कुल एंड टाइम पे आई थी पेशेंट, तो हमारे पास बहुत डिटेल हिस्ट्री, जितनी चरक सुश्रुत हमसे चाहते हैं इतनी हम नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, है ना। मगर जैसे ही वो सेकंड में आई कि मुझे इतना फायदा है इसमें अभी है, ऐसे पेशेंट्स को अलग से भी बुलाया जा सकता है, या फिर वो जब आए हैं तब भी उनको देखा जा सकता है कि आपका खान पान क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस प्रकार से आहार विहार लेते हैं, है ना। और मैं समझती हूँ कि ऐसा केस में अगर हम करते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे मेरे जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही हूँ, तो फीमेल पेशेंट है, उसमें दोपहर को सोने की आदत है या नींद आ जाती है, या अगर दोपहर को न सोए तो शाम का फ्रेश चेहरा नहीं रहता और काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि रात को अगेन फिर सोने में देर हो जाती है,
घर के कामकाज में या उनके घर के हस्बैंड या जैसे दूसरे लोग देर से दुकान बढ़ा के आते हैं, फिर खाना खाना है या उनको खिला के फिर कुछ रसोई समेटनी है ना? तो कहीं ना कहीं उसको दोपहर को चाहिए चाहिए रेस्ट। तो ऐसी कंडीशन में मैंने ऐसा करके देखा कि भाई बहुत अच्छी चेयर स्लैंटिंग और उसके ऊपर आराम से झपकी ले लेना, जैसे हम पुशबैक वाली नाइट बस में जैसे नहीं, ऐसे अच्छी तरह से एक बार थोड़ी सी झपकी तो आ ही जाती है चालू बस में भी, है ना? तो इस तरीके से बताया, क्योंकि अपना आयुर्वेद कहता है कि झपकी लेना नहीं वायु बढ़ाता है, नहीं पित्त बढ़ाता है, नहीं कफ बढ़ाता है, तो सारे दोष अपनी जगह रहते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, और आज बाई चांस हमारे पास समय भी है, कि आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए वो सारे निदान या चरक संहिता सूत्र स्थान 25वां अध्याय या जो भी वैद्यकीय सुभाषितानी में पड़ी हुई वो सारी बातें अगर कहीं कहीं कुछ कुछ हम अप्लाई करते जाएंगे, तो अपनी चिकित्सा में जो एक हम पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, और मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा लाभान्वित कर पाएंगे। डॉक्टर राजेश्वरी जी बताना चाह रही, पूछना चाह रही है, इन दिस टाइप ऑफ केसेस लेप लेप लग सकता है, लाइक इन केस ऑफ करदम विसर्ग। डॉक्टर साहब लेप के बारे में पूछ रहे हैं कि लगा कौन सी सकते हैं हाँ जी। ना। लेप तो विसर्ग के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसमें है ना वहां पे प्रक्षालन कर रहे थे, उसके लिए पंचवल्कल क्वाथ है, ये भी एक तरह से लेप का ही काम करता है। जी पंचवल्कल क्वाथ से हम इसको जैसे ही इसको प्रक्षालन करते हैं, साफ करते हैं, तो इसको लेप के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लीच लगा रहे थे, इसलिए लेप ज्यादा नहीं लगाया, और जात्यादि तेल हम यूज में ले रहे थे, इसलिए उस समय हमने यूज में नहीं लिया। नहीं तो लेप तो बेस्ट होता है विसर्ग के अंदर यूज में लेने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उज्ज्वला, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? मैम मुझे पूछना है पर आपसे भी एक प्रश्न था क्योंकि आज एक छोटी बच्ची आई थी एकदम 3.5 साल की है। तो उसको मलबद्धता बहुत मतलब 2 साल से मलबद्धता का प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ लैक्सेटिव, वो तो जर्मनी में रहते हैं लेकिन अभी वो बैंगलोर में आए थे, वो मुझे आज कंसल्ट करने आए थे। तो वो बच्ची मतलब 2-3 दिन के बाद ही मोशन पास करती है, वो भी वो अगर कुछ लैक्सेटिव देते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल में मिलता है वही वो दे रही है अभी। तो तभी वो पास करती है मोशन, और जाती है तो उसको डर लगता है, बहुत रोती है वो। तो वो उसकी मम्मी वो बोल रही थी। और मैंने जैसे उसका हिस्ट्री लिया तो वो बोली कि किंडरगार्टन में रखते हैं उसको, तो वहाँ पे क्या-क्या खाते हैं, तो वो बोली ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, सब जो जिसको अग्नि नहीं दिया है ऐसे ही फूड है, फ्रूट्स है, फिर छोले है, और उसको कुछ भी जैसे छोका नहीं लगाया है, ऐसे ही फूड दिया है उसको। तो मैंने बोला कि ये कब से है? तो बोली 6 महीने से। पर उसके पहले मैंने बोला आप सूप ऐसे कुछ दिया है क्या उसको, पतला वाला? तो वो बोले घर पे दिया तो भी उसको मोशन नहीं होता है, पहले से ही प्रॉब्लम हो गया है। तो उसमें हम मैम क्या मात्रा बस्ती दे सकते हैं इस पेशेंट में? छोटी बच्ची में हम क्या दें? पेशेंट की उम्र कितनी बताई? मैम 3.5 साल की है बच्ची, बहुत और छोटी है। 1.5 साल से उसको ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली कोमारभूत विद को पूछना चाहिए, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कई बार घरों में ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि पर्टिकुलर ओपीडी तो ऐसी की नहीं है बेटा, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुनक्का वाला दूध, मुनक्का उबाल के दूध, है ना? अगर देसी गाय का दूध या ऐसे कुछ मिलता है तो अच्छा है, वरना जो दूध मिलता है ना, उसमें मुनक्का उबाल के भी बहुत अच्छा रहता है। इसबगोल का हस्क खिलाया जा सकता है, और भोजन स्निग्धम अस्नियात, है ना? स्निग्ध कहीं ना कहीं कुछ करके ही खिलाना चाहिए। वो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वो चीज करनी चाहिए। और एक गुलाब की पंखुड़ियां जो है वो त्रिदोष शामक है, साथ में सरगुण रखती है ना? क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट को अस्रिग्धर में खिलाती हूँ। जो शुरुआत में मैं जब एमडी करके निकली तब ऐसे पेशेंट के पास अशोकारिष्ट खरीदने के पैसे नहीं है, पुष्यानुक नहीं खरीद सकती, है ना?
और मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और पैसों की बहुत शॉर्टेज है, तब मैंने कैसे पढ़ के निकाला वो बाद में कभी बताती हूँ। मगर मुझे मिला कि हाँ, गुलाब की, देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ खिलानी चाहिए, जो बिल्कुल 2-3 रुपए की इतनी सारी बिखरी हुई है ना, गुलाब नहीं चाहिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए। तो वो मिल जाती है, क्योंकि गुलाब लेने जाओ थोड़ा महंगा मिलेगा, मगर पंखुड़ियाँ जो बिखरी-बिखरी रहती है, जो हम पूजा में रहते हैं, वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो गुलाब की पंखुड़ियाँ से थोड़ी कड़वी लगेगी, तो मैं थोड़ा-सा देसी खांड, पतासा ऐसा कुछ मिलाने के लिए कह देती हूँ। चीनी, गुड़ ना खाए, है ना? और अगर कुछ बड़े लोग हैं तो वैसे ही खा लेते हैं अतिरिक्त दर में, तो उससे एक बोवेल बहुत अच्छा क्लियर आता है, और जैसे बोवेल क्लियर आता है ना, तुरंत ही जो हैवी बड़े-बड़े क्लोट्स, गश ऑफ ब्लड, ऐसा तुरंत ही बंद हो जाता है ना? तो मुझे लगता है कि उसके सर गुण का उपयोग करने के लिए हम वहाँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर हम गुलाब की पंखुड़ियाँ अच्छी तरह धो के इमाम दस्ते में या मिक्सी में उसको थोड़ा पल्प बना ले, और उसके धागा मिश्री या फिर देसी खांड उसमें यथा योग्य मिला ले, कि भी बच्चे को पैलेटेबल भी लगे, है ना? अच्छा भी लगना चाहिए ना, बच्चा तो कड़वा खाएगा नहीं, 3.5-4 साल का बच्चा। तो इस तरीके से हम उसको दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहना चाहिए। और देवेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम इसमें जैसे त्रिवर्त चूर्ण है, इसको लगभग अपन चुटकी भर लेके शहद के साथ में मिला के दे सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ओके। क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है, हाँ जी। त्रिवर्त जो है वैसे बहुत सेफ होता है। आप जैसे गुलाब की पंखुड़ी ये बता रहे हो, तो ये जैसे अपने तरुणी कुसुमाकर चूर्ण होता है, उसका ये घटक होता है। ओके, ओके। और हाँ, ये तरुणी मानी गुलाबी है, सही हाँ, बात है। तरुणी मतलब गुलाबी होता है, कुसुम मतलब उसके फूल होते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन त्रिवर्त जो है वो एक सुखविरेचन का काम है, लेकिन इसकी डोज हमको 1 to 2 ग्राम में रखनी है मैम, ज्यादा नहीं रखनी। एक चीज ये भी कर सकते हैं, गुजरात में हम लोग क्या करते थे पता है? पतला हलवा खिलाते थे। हमारे गुरुजी ऐसा कहा करते थे कि हाँ मैम। आंतों का स्नेहन होना चाहिए, है ना? जब आंतें रुक्ष हो जाती है ना, तो फिर वो मल गांठदार हो जाता है, फिर वो वहाँ कुछ लेसरेशन भी कर देता है, और फिर जैसे बच्ची बहुत छोटी है और वहां उसको दर्द होगा तो वो रोएगी भी, है ना? तो उन सभी बातों को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहां गुजरात में, राब, है ना? तो मैं थोड़ा सा बता दूं, राब मानी पतला हलवा। 3 चम्मच घी लेना है कढ़ाई में, और 1 ही चम्मच गेहूं का आटा उसमें भूनना है, घी ज्यादा होना चाहिए, है ना? और फिर पहले से ही एक ग्लास भर के पानी गरम और गुड़ से मीठा, है ना? गुड़ से मीठा करके गर्म पानी रखना है। फिर वो जो 1 चम्मच गेहूं का आटा हल्का सा ब्राउन और ऐसे भुन जाए, तब उसमें ये 1 ग्लास भर के मीठा गुड़ का पानी उसमें डाल दीजिए। तो एक बिल्कुल पतला पतला मीठा पानी हो जाता है, ऊपर घी भी तैरने लगेगा, है ना? तो वो पिलाने से क्या हो जाता है कि आंतों का स्नेहन हो जाता है, और आंतों का स्नेहन हो जाएगा फिर, क्योंकि कई बार क्या, अकेला मुनक्का वाला दूध बोवेल क्लियर नहीं कर पाता, मगर जैसे ही ये स्नेहन के रूप में अगर सुबह शाम ऐसा 2-4 दिन पिला दी जाए, तो आंतों का अच्छा स्नेहन हो जाएगा, और वो वातानुलोमन वाली कंडीशन में ज्यादा आ जाएगी। तो हम ऐसा भी, है ना, क्योंकि वहाँ के हमारे गुरुजन ऐसा बताते थे कि भाई पतली राब, है ना, पिला दीजिए, यानी पतला हलवा, और वो भी एक अच्छा काम कर सकता है। डॉक्टर सुधा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन शीत पित्त या उदर्द से है। तो जैसे हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में बड़े सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं सर्दियों में कि जिनको रेड रेड सिकत्तों के साथ किसी किसी पेशेंट पे जलन बहुत ज्यादा होती है, या किसी किसी पेशेंट में ना कंडू बहुत होती है। तो सर ऐसे पेशेंट्स में हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं, और जैसे इनको हर साल ही ये प्रॉब्लम होती है विंटर्स में, तो थोड़ी सी ठंड के संपर्क में आने से इनको ये ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, चिकत्ते और जलन वगैरह। तो ऐसे पेशेंट में सर हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी मैम, ये जैसे आप रक्त मोक्षण करने के लिए पूछ रहे हो क्या?
हाँ जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि इन ऐसे पेशेंट्स में हम रक्त मोक्षण करवा सकते हैं देखो, और शीत पित्त में जो उदर्द शीत पित्त अर्टिकेरिया जो है अपन मॉडर्न में बोलते हैं, उसका जो अगर हम संप्राप्ति पढ़ते हैं ना, तो उसकी संप्राप्ति और ये विसर्प जो है, इसकी संप्राप्ति एक जैसी है दोनों की लगभग, है ना। दोनों ही फैलने वाले हैं, लेकिन वहां पे अगर हमें रक्त मोक्षण कराना है तो बस ये सीजन देखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इसमें रक्त मोक्षण कराने से। और हरिद्रा खंड वगैरह ये साथ में ऐड कर सकते हैं हम उसके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इचिंग प्रेडोमिनेंट होती है इसके अंदर। तो हरिद्रा खंड जो होती है कंडू की या इचिंग की बेस्ट मेडिसिन होती है। तो सर क्या शरद ऋतु में हम विरेचन प्लान आप कर सकते बेस्ट हैं? है मैम, कर सकते हो। आप ये शरद ऋतु में उस पेशेंट को रक्त मोक्षण कराओ या विरेचन कराओ, उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो इसमें जैसे मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, तो आप अगर विरेचन कराओगे उससे अच्छा रिलीफ मिलेगा कंपेयर रक्त मोक्षण। तो सर विरेचन के लिए घृत पंचतिक्त घृत ही देना होगा? पंचतिक्त घृत यूज में लो, क्योंकि शीत पित्त जो है ये एक तरह से जो है ना अपने आमाशय से होने वाली व्याधि है, और इसमें विरेचन कराएंगे तो आमाशय पित्त का विशेष स्थान होता है, तो वहां पे विरेचन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो सर कैसे मतलब इसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा? पहले स्नेहपान कराना है, पंचतिक्त घृत से 25 ml से स्टार्ट करो डेली। अब हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, पूछना है उसको कब भूख लगी उसको, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट डे की डोज डिसाइड करनी है। तो जब उसका सम्यक स्नेहन के लक्षण आने लग जाएंगे तो 3 डेज तक हम फिर उसमें स्वेदन और लघुहार वगैरह ये देंगे। उसके बाद में आफ्टर 3 डेज फिर विरेचन प्लान करेंगे उसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कारण ही ये व्याख्यानमाला की आत्मा जगमगाती है, और कहीं ना कहीं स्पीकर के योगदान के बिना ये संभव ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट योगदान मैम आपका है। आप हम सबको प्रेरित करती हो, नहीं तो आपके बिना ये ऐसे कंटिन्यू नहीं हो सकता। आपने जब स्टार्टिंग किया था मैम, मुझे वो आज आज भी याद है, वो फर्स्ट डे जब आपने अपने बेसमेंट में स्टार्ट किया था। उस समय में फर्स्ट जो लेक्चर था ना, उस समय आया था वहाँ पे पार्टिसिपेंट के तौर पे। उस समय मैं शायद पीजी कर रहा था मैम। जी जी तो मैं तो मानता हूँ कि आपने इतने सालों से इसको कंटिन्यू रखा है और आज इतनी नॉलेज चारों तरफ सबको मिल रही है। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नहीं बेटा, ये पता है, ओरिजिनल आप स्पीकर और आप सारे पार्टिसिपेंट्स, मैं हमेशा यहाँ ऑफलाइन चलता था ना तो कहती थी कि हाँ मैं जी मैम। पंचमहाभूत हूँ, आप दोनों आत्मा है इसकी, कि पंचमहाभूत का कोई महत्व नहीं है ना। इधर उधर पड़े रहते हैं भाई, हम तो पृथ्वी माता का एक टुकड़ा है। नहीं और मैम। आप सभी के कारण, क्योंकि आप देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं बहुत बार हाँ कहती जी हूँ कि मैम। कितने अच्छे भाग्यशाली पेशेंट है जो हम्म, आयुर्वेद में आते हैं, जो चिकित्सक उनके हाँ जी। माता पिता की तरह होता है, जो अपने फ्री टाइम में भी लगातार अपने पेशेंट्स को और विशेष रूप से फायदा देने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको परम ऐसे उसी रोग से मुक्ति मिल जाए कि भाई रोग न रहे, स्वस्थ जीवन जी सके, उसके लिए आप बहुत सारे चिकित्सक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूछते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितनी बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसे ही आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो, और आयुर्वेद के बहुत अच्छे दिन आए। भारत के लोग इनको कुछ भी वैसे हो ही नहीं, मगर होता है तो वो आयुर्वेद के लिए सोचे कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर वर्षा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे बेटा? डॉक्टर वर्षा सिंह, हेलो। नमस्कार मैम। नहीं मैम, अच्छा, कुछ तो नमस्कार शेयर मैम। करो, मुझे पता है तुम चुप ज्यादा रहती हो, बहुत सारे मरीज ठीक कर देती हो। तो ज्ञान यज्ञ में आहुति भी हम आपका लेक्चर भी रखाएंगे, मगर बीच में भी आप ऐसे 2-5 मिनट का कुछ शेयर करेंगे तो बेटा, पता है तुम बहुत प्रतिभावान छात्रा रही, और एक दिल को सुकून देने वाला तुम्हारा बिहेवियर, ओबीडियंट है ना।
तो और मुझे पता है कि पेशेंट भी तुम बहुत अच्छे ठीक कर रही हो, तो आगे ऊपर करिए बेटा, है ना? जी मैम। जी बेटा, ओके। आशीर्वाद बेटा, खुश नमस्कार रहो। मैम, धन्यवाद। बेटा, तो इसी तरीके से मैं आप सभी को लास्ट में कहना चाह रही थी कि आप कोई ना कोई पथ्य पालन अपने पेशेंट्स को बताकर उनको ज्यादा लाभान्वित करने के लिए सोचिए। और मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो खाने की मात्रा ही कम करवाने की क्यों ना हो, है ना? मैंने बहुत सारे पेशेंट में निदान परिवर्जन किया और मुझे लगा कि नहीं, ये 4 रोटी ज्यादा है, तो मैंने 4 की 3 करवा दी। मुझे लगी कि 3 कटोरी सब्जी ज्यादा है, मैंने 1 ही कटोरी करवा दी, है ना? तो आप समझ रहे हो कि एवरी टाइम हम सिर्फ दवाई के लिए ना सोचे कि दवाई क्या देनी चाहिए, दवाई संशोधन क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, क्योंकि लोलिम्बराज जैसे व्यक्तित्व हमारे भारत में हमारे पास है आयुर्वेद में। पथ्य सती गदा तस्यम किम औषध निसेवणेहि, और पथ्य असती गदा तस्यम किम औषध निसेवणेहि। और काश्यप जी तो महाभैषज्य कहते हैं आहार को। तो मुझे लगता है कि मैं अपने पेशेंट को एक बात कहती हूँ कि देखो, ऑपरेशन जो कर देता है सर्जन, है ना, बहुत अच्छा सर्जन, है ना, वेल ट्रेंड, है ना, बहुत ही नाम, मगर सर्जरी से बचा देना भी उससे बड़ा काम है ना? तो सेम इसी तरीके से कि कोई दवाई शुरू करना और रोग को ठीक कर देना, चाहे वो किसी भी आयुष की पैथी हो, तो बहुत अच्छा काम है। मगर उससे भी बड़ा काम है कि सारी दवाइयां बंद करवा देना और फिर भी पेशेंट ठीक रहे, या 7 दिन में 2 ही बार दवाई लेनी पड़े, है ना? 7 दिन 2 बार दवाई लेनी तो 14 बार हो गई। और अगर हम सुबह दोपहर शाम लिखते हैं या सुबह शाम लिखते हैं, तो आप देखिए कितनी दवाई हो गई। किसको अच्छा लगता है भाई लगातार दवाई खाना, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि हम भारत के जनमानस को उस साइड मोड़े कि हाँ बेटा, बिना दवाई भी जीवन संभव है। आप इतना परहेज करिए, फिर वीक में हो सकता है 1 आध 2 बार ही लेनी पड़े, है ना? तो इस तरीके से अगर हम भारत के जनमानस, क्योंकि भारत का समाज तैयार बैठा है, कोई उनको कहे तो सही कि बिना दवाई भी आप ठीक रह सकते हो, ऐसा मुझे अपनी प्रैक्टिस में लगा। तो इसीलिए मैं आप सबका आह्वान कर रही हूँ कि आओ हम मिलके भारत के लिए, आयुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बनाए, जिसमें पूरे विश्व को भी एक अच्छी अनुभूति मिले कि हाँ, भारत से जो प्रकाश आ रहा है वो बहुत उज्जवल है और वो दुनिया को मार्ग दिखा सकता है। आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर देवेश, आप यहाँ आए और आपने इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दी। विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज से सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और इसमें पार्टिसिपेट किया। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को हम फिर से नए स्पीकर के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने अपने स्थान पर आयुर्वेद के लिए जितना योगदान हो सके वो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।